यस स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 में आज ये तीसरा पार्ट है और ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आज हम थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो आपकी स्क्रीन पर और आपके नोट्स पर पेज नंबर 7 है ना, 3.7 पर जो टॉपिक है, अभी तक हम लोग इसमें क्या क्या देख चुके हैं बेटा। हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं जहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, न्यू रेशो कर लेते हैं ना, उनके अपने ओल्ड रेशोस को चेंज कर लेते हैं, राइट। और इसमें हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग देख लिया था, है ना, और गुडविल का ट्रीटमेंट देख लिया था। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था, सैक्रिफाइसिंग वाले को मिलेगा, गेनिंग वाला देगा। क्लियर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर 4 में हम अच्छे से कर चुके हैं। बैलेंस शीट में मिलेगा ये आपको, ठीक। बैलेंस शीट में ये असेट साइड में कोई सा लॉस होगा जो एडवर्टाइजमेंट के नाम से हो सकता है, या गुडविल भी एक तरह से लॉस ही है, राइट। क्या करोगे, ओल्ड रेशो में बांटोगे। असेट साइड में जो है वो क्या है, लॉस, तो उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। क्लियर। ओल्ड रेशो है ना। और जो लायबिलिटी साइड मिलेगा, जर्नल रिजर्व मिलेगा, रिजर्व फंड मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, राइट। इसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख भी लिखा है सेम एज अ चैप्टर 4। कुछ नया है ही नहीं साहब, मैं क्या बताऊं इसमें, है ना। चैप्टर 5 में भी सेम एज इट इज आएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। एग्जांपल नंबर 9 मैं यहीं पर स्क्रीन पर ही करवा रहा हूँ, नोट पे नहीं करूंगा, आप लोग अपने नोट्स में देखते हैं। रमेश, सुरेश और दिनेश पार्टनर्स हैं। 532 में इन्होंने डिसाइड करा है 235, राइट। तो आप देखोगे तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है दोनों तरफ, नहीं, हाँ दोनों तरफ 10-10 आ रहा है। बस सीधा सीधा माइनस करोगे तो मिल जाएगा किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। देखिए जरा किसको हो रहा है, 5 - 2 तो नहीं 3 होगा ना, तो रमेश ने 3/10 का सेक्रीफाइस करा, ठीक। इसमें सुरेश ने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा और दिनेश ने 3 का गेन करा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। तो इन लोगों की जो बैलेंस शीट है उसमें ये चीजें आ रही है, ऐसा बताया गया है। वो बैलेंस शीट नहीं दी है और उन्होंने बताया कि बैलेंस शीट में ये है, जर्नल रिजर्व है, राइट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट मतलब लॉस, ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो दो चीजें प्रॉफिट वाली दिख रही है आपके सामने, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के साथ में वर्कमैन कंपनसेशन भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। क्लियर। अब वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में मैं चैप्टर 4 में मैं बता चुका हूं ना, क्या क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर कुछ नहीं कहा है, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन जो कि 12,000 का आपको दिख रहा है वो एज इट इज क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो उसको भी हम क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। क्या एंट्री होगी भाई, ये तीनों प्रॉफिट है, इन तीनों को क्या करो, डेबिट, और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में क्रेडिट। क्लियर। इन तीनों का टोटल मिलाकर ओल्ड रेशो में बांट देना, है ना। तीनों का टोटल 75,000, 12,000 और 37,500 है ना। एंड ये एक काम करो, 500 इसमें से हटा लो, क्वेश्चन में से 37,000 कर लो उसको क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से उसका टोटल हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में एक चीज बचती है, वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या है, लॉस, तो उसको क्रेडिट करोगे और पार्टनर्स को डेबिट करोगे ओल्ड रेशो। हो गया। यहां पर ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ी ना गेनिंग की पड़ी। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है।
यहाँ गुडविल था ही नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए हमको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक है, इसके बाद में है एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profit loss reserve through capital account only when accumulated profit loss reserve are to be retained in the books। इसका मतलब क्या है? मैंने चैप्टर 4 में इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करी थी शुरू में जब ये टॉपिक चालू हुआ था। देखो, ये जो accumulated profit reserve होते हैं जैसे जनरल रिजर्व, P&L, इससे बैलेंस शीट में वजन बढ़ता है। मैंने कहा था कि जब आपको लोन लेना है ना, तो आप बैंक के पास जाएंगे, मैनेजर साहब आपसे क्या मांगेंगे? बैलेंस शीट और P&L, राइट? तो बैलेंस शीट में देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट कितनी भारी है, और भारी का मतलब ये है कि उसमें कितना प्रॉफिट है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, क्योंकि प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है तो अभी वो बिजनेस में ही पैसा बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जो मैनेजर साहब होंगे ना बैंक के, उनका ध्यान है ना असेट की वैल्यू पर होता है, लायबिलिटी, आउटसाइड की लायबिलिटी पर ध्यान होता है, और प्रॉफिट और रिजर्व पर ध्यान होता है कि अभी कितना इनका प्रॉफिट, इतना घर ले जाना बाकी है, क्योंकि यदि लोन नहीं दिया तो हमको कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो अभी भी कहाँ है? बिजनेस में है। तो रियल लाइफ में देखा जाए ना, इस तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को खत्म नहीं करते हैं पार्टनर। वो क्या चाहेंगे कि वो बैलेंस शीट में दिखे। बात समझ में आ रही है? बट यदि बैलेंस शीट में रहा तो फ्यूचर में जब उसको बांटा जाएगा तो न्यू रेशो में बांटा जाएगा। न्यू रेशो में बांटने के कारण क्या होगा? किसी को लॉस और किसी को प्रॉफिट गेन हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ऐसा ना हो उसके लिए आज ही हम क्या कर लें, उसका एक ट्रीटमेंट कर लें। समझ में आ रही बात? सांप भी बच जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला खेल करना है। मतलब कि रिजर्व और ये सारी चीजें बैलेंस शीट में दिखना भी चाहिए, पर उन पर फ्यूचर में होने वाला गेन या लॉस आज ही सेटल हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है ऐसा करने का। बताऊं क्या? हम लोग ओल्ड रेशो में गुडविल को बांटते थे और न्यू रेशो में बांटते थे, जो मेरा तरीका था। बस जितना भी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो रहेगा, उसका टोटल अमाउंट, उसके टोटल अमाउंट को ओल्ड रेशो में बांटना, न्यू रेशो में बांटना। मालूम पड़ जाएगा कि फ्यूचर में किसको सैक्रिफाइस हो रहा है, किसको गेन हो रहा है। गेन होने वाले से मंगवा लेना, मतलब डेबिट कर देना, और सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट कर देना। हो गया सेटलमेंट। कुछ डेबिट होंगे, कुछ क्रेडिट होंगे, पार्टनर्स के ही कैपिटल अकाउंट, दूसरा कोई सा अकाउंट नहीं होगा। और उसके थ्रू क्या हो जाएगा? फ्यूचर में होने वाला लॉस या प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उनके कैपिटल अकाउंट से सेटल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और यही हेडिंग का नाम है, जरा देखो हेडिंग पे, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के जरिए इनको एडजस्ट कर देना, और ये बुक्स में, इससे क्या होगा? ये सारे रिजर्व बुक्स में ही बने रहेंगे, बैलेंस शीट में ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। क्लियर? चलो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो मैं जो थ्योरी के बोलता हूँ ना, वो पढ़ा करो, है ना? अल्टीमेटली थ्योरी पूछना है हमने। ठीक है, और शायद इस साल तो दिसंबर में जो एग्जाम होगी वो एमसीक्यू बेसिस होगी, वो तो ज्यादातर थ्योरी में से ही बनाएंगे, वो प्रैक्टिकल तो बनाते ही नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 10, PQR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 to 3। 31 मार्च 2021 को इनकी बैलेंस शीट में शो हो रहा है 1,20,000 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब P&L का बैलेंस।
ठीक है, 1 अप्रैल से मतलब एक दिन बाद इन्होंने डिसाइड करा कि इनका प्रॉफिट रेशो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, पास द जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। वो बोल रहे हैं कि इसका ऊपर वाले चीज का क्या करो, एडजस्टमेंट एंट्री करो। व्हेन द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? हेलो, चले आगे। करना क्या है भाई, 1,20,000 को ओल्ड रेशो में बांटना, न्यू रेशो में बांटना। ठीक है, नीचे देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अब आप नोट्स में देखोगे तो जो मैंने कैलकुलेशन दे रखा है वो वही घसा पीटा तरीके से दिया हुआ है, जिस तरीके से आम जिंदगी में आम टीचर और आम बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, गेनिंग रेशो निकालो, फिर उसका इनटू करो उस अमाउंट से। ठीक, और बेटा आप लोग क्या करना, ओल्ड रेशो में बांटना, न्यू रेशो में बांटना, ऑटोमेटिक निकलेगा और आप इसको कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या है? आंसर एक्चुअल में जर्नल एंट्री है और उसके लिए वर्किंग नोट तो शो करना ही पड़ेगा, है ना। एग्जांपल नंबर 11, FGH रेशो दिया हुआ है ओल्ड, इन्होंने डिसाइड करा नया रेशो। They also so decided to record the effect of following without affecting their book value। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बैलेंस शीट में ये सारी चीजें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो कितना क्लियर लिखा हुआ है, एन मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री से आपको इसको क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक, मैं ज्यादा बोर कर रहा हूँ क्या? आप लोगों को आ रहा है इसलिए मतलब ऐसा कर रहे हो क्या? अब यार मेरे को तो बताना पड़ेगा ना यार, है ना, मेरे को तो सारी चीजें बोलना पड़ती है बेटा, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखने वाला कहाँ से बैठ के देख रहा है क्या मालूम, सोते हुए देख रहा है, कैसे देख रहा है नहीं मालूम। ठीक है ना, मेरे को सारी चीजें बोलना पड़ती है टेप रिकॉर्डिंग में। चलो, जर्नल रिजर्व आपको दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व, कंटिंजेंट रिजर्व, प्रॉफिट, ये तो ऊपर के हैं, ये प्रॉफिट के हिस्से हैं। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। ठीक, एडवर्टीजमेंट लॉस है, तो आप क्या करो, नेट अमाउंट निकाल लो, प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस को माइनस करो, तो या तो लॉस निकलेगा नेट में या नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर नेट क्या निकला, 1,50,000 का प्रॉफिट निकला। ठीक है, वही हुआ है ना। जनरल रिजर्व 150 का है, कंटिजेंट वो हो गया, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं, इसलिए तो बोल रहा था कुछ मिस्टेक है। देखो इसमें क्या करो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये डेबिट नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। तो इन तीनों का टोटल कितना होगा, 2,50,000। उसमें से लॉस 1 लाख का माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1,50,000 का नेट प्रॉफिट। क्या करोगे, ओल्ड रेशो में न्यू रेशो में बांट देना, ये को घसा पीटा तरीका पुराना, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। ओके, चलो खत्म करें इसको। नया टॉपिक क्या गया, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। वहां पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है क्लियरली कि सेम एज चैप्टर 4, है ना, 15 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, वही करना है। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको बताऊंगा कि देखो ये वही है, देखो ये वही है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि लिखा हुआ है सेम एज ए चैप्टर 4, तो वही है। हम सिर्फ स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखेंगे, आप अपने नोट्स में देखोगे और खत्म करेंगे इसको, है ना। यहाँ पर चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन अच्छे हेवी वाले क्वेश्चन होंगे तो मैं अभी स्क्रीन पर बता सकता हूँ, देखूंगा। चलिए देखिए, पी क्यू पार्टनर हैं, इक्वली शेयर करते हैं और इनकी बैलेंस शीट दी हुई है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं, और उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। तो नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट तो होगा ही होगा, तो उसका भी अकाउंट बनाना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट वो वर्किंग नोट में बनेगा। असेट में केस, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, असेट साइड कुछ है ही नहीं है ऐसा। ठीक है, फिर इधर लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिखा है, इसको क्या करोगे, बांट दोगे, ओल्ड रेशो में इक्वली बांट दोगे। जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और पीक्यू क्रेडिट 18,000 से। ठीक है, फिर ओपनिंग बैलेंसेस लिख लोगे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, है ना। इसके बाद में इसके इफेक्ट देंगे। इन्होंने जो डिसाइड करा लॉस 4:3 का, ठीक है ना, it was agreed that stock be valued 1,10,000। तो स्टॉक कितने का है, 1,20,000 का, 10,000 से कम करना है ना। तो स्टॉक क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से। मशीनरी बी डेप्रिशिएट बाय 10%, तो मशीनरी कितनी की है, 1,59,000, तो ये हो जाएगा 15,900। रिवैल्यूएशन डेबिट, डेबिट होगा नहीं, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, मशीनरी क्रेडिट। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड ऑन डेटर 5%। तो डेटर कितने के, 44,000 के, 44 का 5% कितना होगा, 2,200। ठीक, एंट्री क्या होगी, लॉस है ना, बस सिंपल से याद रखो, लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक, फिर इसके बाद में बिल्डिंग एप्रिशिएट, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना है, तो क्रेडिट किसको करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, वैल्यू बढ़ रही है ना असेट की। ठीक, और बिल्डिंग डेबिट। ठीक, नए बैलेंस शीट में इनकी रिवाइज वैल्यू से आना चाहिए। ठीक है, डबल इफेक्ट करते जाना है, डबल, है ना। पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पार्टनर ने क्या एग्रीमेंट करा है कि नई वैल्यू पर आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। यदि वो डिसाइड करते हैं कि नई वैल्यू पर नहीं आना चाहिए, तो हमको कुछ अलग करना पड़ता, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। ठीक है, वो हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि वो कहां पर है ना। दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व, ओ तेरी तो, उन्होंने जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट न करने का डिसीजन लिया है। तो हमने जो सबसे पहले बात कर ली थी कि जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे, तो आप बांटना मत। क्या करोगे, उसको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, ओल्ड रेशो में बांटोगे, न्यू रेशो में बांटोगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। बस फिर उस जर्नल एंट्री का इफेक्ट जरूर डालो। ठीक है, उसका इफेक्ट एक दूसरे के नाम से होगा, दो ही पार्टनर है तो एक दूसरे के नाम से होगा। ठीक है, मान लो मेरे को नहीं मालूम है आंसर में आगे क्या है, मैं बता रहा हूं। पी ने, मान लो पी को 2,000 का लॉस हो रहा है, तो पी को क्रेडिट करोगे क्यू के नाम से, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, और पी को पी को क्रेडिट करोगे और क्यू को गेन हो रहा है, तो क्यू के अकाउंट को डेबिट करोगे टू पीस कैपिटल। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगी, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस को आप क्या कर देना, शेयर कर देना, तो मतलब क्रेडिट कर देना उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात बताऊं, गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं था। अब गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कई बच्चे आपको मिलेंगे उनको रियल में मालूम ही नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आखिर क्यों कैलकुलेट करते हैं। रियल में पूछ के देखना अपने बात साथ वालों से, उनको नहीं मालूम, उनको बस इतना मालूम है कैलकुलेट करते हैं, पर कोई से क्वेश्चन में करते हैं, कोई से में नहीं करते, समझ में ही नहीं आता। चलो
मतलब क्या है, आप बच्चों को देखोगे ना, मैं कई बार क्या करता हूँ, आप यदि मेरे ध्यान से मेरी बातें सुनो, मैं ना पीछे हम क्या करके आए हैं उस पर ज्यादा जोर देता हूँ, और अभी क्या करने वाले हैं उस सब, मतलब एक पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी मूवी समझ में आए, है ना, वो जरूरी है। और कई बच्चों को मैंने देखा है उनको समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इजी है। देखो एक्स वाई जेड, वो एक से आएगा, है ना, पहले जो जेड लगा हुआ है वो एक्स है, ठीक है। एक्स वाई जेड 5 3 2, उनका रेशो दिया हुआ है, नया वाला रेशो, उनकी बैलेंस शीट में क्या क्या है वो दिया हुआ है, और उनका रिवाइज वैल्यू। तो क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया हुआ है, उसका पैटर्न समझो। ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दिखे तो आप घबरा ना जाओ, क्योंकि अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन करे चैप्टर 4 में, उसमें एक बैलेंस शीट बनी हुई आती थी, तो यहाँ समझ सको कि भाई प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी रिवाइज वैल्यू कितनी है 40,000, मतलब कम करा है 10,000 से, है ना। बिल्डिंग है 80,000, जो कितना हुआ 1 लाख, मतलब 20,000 से बड़ा है, हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो जरा, 11,200 और 12,000 हो गया, मतलब बड़े हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसा पेमेंट, ऐसा खर्चा जो हमने कर तो दिया पर पेमेंट देना बाकी है, मतलब लायबिलिटी बड़ी है। लायबिलिटी बड़ी मतलब एक तरह से लॉस, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। क्लियर, बाकी आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। एग्जांपल नंबर 13, ठीक, बैलेंस शीट दी हुई है पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन चाहता है हमसे नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझो, क्या बोल रहा है, नेसेसरी लेजर। अब नेसेसरी लेजर का मतलब क्या होता है, तो भाई आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कौन सा है, प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज करने वाला, तो इस समय क्या क्या जरूरी होता है, रिवैल्यूएशन जरूरी होता है ना, कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं, ये क्या होगा नेसेसरी लेजर, ठीक है। और उसने बोल ही दिया रिवाइज बैलेंस शीट, ठीक है। असेट साइड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ध्यान रखने वाली बात है, लायबिलिटी साइड में भी नहीं है, क्वेश्चन ही बकवास है यार। हो जाएगा ये क्वेश्चन, जरा देखो, ठीक है। क्या हुआ बेटा, आपको क्वेश्चन रीड करने का टाइम चाहिए, आप रीड करके देख लो, हो जाएगा, है ना। सॉल्व भी कर रखा है आपके सामने, नोट्स में है ना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14, ये भी हो जाएगा, इसमें भी दम नहीं है। इसमें एक चीज है, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें एक चीज है, क्वेश्चन में देखो, थर्ड लाइन में, the also decided record the effect of the following revaluation without affecting books। तो इसमें क्या करना है, टोटल रिवाइज वैल्यू निकाल लो, मतलब रिवाइज होने से टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये निकाल लो। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हो रहा है, 5 लाख का 5,50,000, तो 50,000 का गेन, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 का लॉस, तो ये 40,000 हो गया, ठीक। क्रेडिटर 5 कम हुए, प्रॉफिट हुआ, तो ये 45,000 हो गया, 5 बढ़ गए, 5 अपन प्रॉफिट को लेके चल रहे हैं ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 से बड़ा है, तो 45 में से 15,000 माइनस, समझ में आ रही बात, तो 30,000, बस। अब उस 30,000 को क्या करोगे, उस 30,000 का ये देखो आ गया, तो उस 30,000 को आपको क्या करना है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में बांट देना है, तो डायरेक्ट फिगर आएगा कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, गेन वाले को डेबिट, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट। ओहो चैप्टर खत्म, क्या बात है मैंने कहा था ना
देखो चैप्टर 4 को अच्छे से कर लो, चैप्टर 3 बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आएगा चैप्टर 5। चैप्टर 5 में काफी सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और वो आप लोगों के लिए ही दिए, मतलब आपको सोल्व करने हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है। पर शुरू में एक दो लेक्चर जो होंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वो समझाने के लिए, डिफरेंस समझाने के लिए, उसके बाद तो फिर वो आप ही के क्वेश्चन आपको भरपूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए और चैप्टर 3 का कंप्लीट, ओके, चैप्टर 3 कंप्लीट।